शाजापुर में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2024-25 में प्रदेश व जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं शासकीय संस्थाओं के 100% परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्राचार्यों का सम्मान किया गया। स्थानीय कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित समारोह में कलेक्टर सुश्री रेजू बाफना ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले 3 व जिले के प्रावीण्य में सूची स्थान प्राप्त करने वाले 12 विद्यार्थियों तथा जिले की 100% परिणाम देने वाली 23 शासकीय शालाओं के प्राचार्यों का शॉल, श्रीफल एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। गौरतलब है कि कलेक्टर रेजू बाफना के मार्गदर्शन में परिणाम सुधार करने में शाजापुर प्रदेश में टॉप पर रहा। जिले ने कक्षा 12वीं में प्रदेश में तृतीय और 10वीं में 6वां स्थान प्राप्त किया। वहीं जिले का हाई स्कूल का परिणाम पिछले वर्ष 58.72% था, जो इस वर्ष बढ़कर 86.8% हो गया। इसी तरह हायर सेकेंडरी का परिणाम 70.17% से बढ़कर 86.13% तक पहुंच गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर सुश्री रेजू बाफना ने कहा कि विद्यार्थी बेहतर पढ़ाई कर अपने परिवार, स्कूल और जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का एकमात्र उद्देश्य बेहतर पढ़ाई कर अपने परिवार, स्कूल और जिले का नाम रोशन करना होना चाहिए। कलेक्टर रेजू बाफना ने कहा कि विद्यार्थियों पढ़ाई के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन भी करें। वहीं उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान जिला पंचायत CEO संतोष टैगोर, ADM BS सोलकी सहित अधिकारीगण मौजूद थे। ठीकरी बड़वानी जिले में पहली बार आगमन। मध्य प्रदेश के कौशल विकास रोजगार विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल के आगमन पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय यादव, खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, ठीकरी के मंडल अध्यक्ष गजेंद्र पटेल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ठीकरी के पुराने बस स्टैंड पर स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल का कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया कि मां रेवा और मां अहिल्या की इस भूमि पर स्थित भगवान महावीर ने मुझे आमंत्रित किया है। वहीं बड़वानी जिले में जनजातीय समाज रहता है, जिसके साथ काम करने का अवसर मिला है। वहीं जो बड़वानी जिले की हम विधानसभा की 3 सीटें कुछ अंतर से हारे हैं। आने वाले समय में हम बड़वानी जिले की सभी सीटें जीतेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और विजय शाह द्वारा सेना को लेकर की गई टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट का सम्मान करते हैं, जो निर्णय होगा वो हमें सर्वमान्य है। वहीं सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि ठीकरी को ठीकरा बनाने का काम कांग्रेस ने किया है, जिसको दुरुस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सर, आपका पहली बार बड़वानी जिले में आगमन हुआ है प्रभारी बनने के बाद, क्या कहेंगे इस बारे में? कैसी चुनौतियां रहेगी और कैसे सुचारू रूप से जिले को चलाने का काम? सीखने का अवसर मिला है और हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है, सम्मानित सांसद जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित प्रभारी जी के नेतृत्व में बड़वानी जिले में ये जनजाति समाज यहाँ विराजमान रहता है और जनजाति समाज अपनी निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य के साथ पहचाना जाता है। उस समाज के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। पता लगा है कि 2-3 विधानसभाएं हमारी बॉर्डर पे कम वोटों से हमारे हैं, उन पे जीत करके वापस अपना स्थापित करेंगे। साथ ही माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के उसमें हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से सेवा का अवसर मिला है। सेवा का कार्य करने के लिए मैं आया। हम सेवा करेंगे आप सबके सहयोग के साथ। प्रथम आगमन पर आपने भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। पहले से आप प्रभारी मंत्री? ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने आदर्शों को, अपने महापुरुषों को साथ में लेकर चलती है। और मैंने ये बात कही है, मैंने टंकिया मामा को भी याद करा है, मैंने खंजा नायक जी को भी याद करा, बिरसा मुंडा भगवान को भी याद करा है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो संविधान के लायक है, संविधान के निर्माता है। उनके संविधान के साथ हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। और मैंने आपको फिर बताया कि अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती हम मना रहे हैं, दुर्गावती की जन्म जयंती मना रहे हैं। और ये जन्म जयंती नहीं, मैंने कहा महिला सशक्तिकरण का वर्ष चल रहा है। दुर्गावती और माता झलकारी बाई की ये धरती है और इस धरती पर हम सब मिलकर के काम करेंगे। सतपुड़ा की वादियों में और माता
नर्मदा जी के अंचल में उनकी गोद में बैठ कर के हम काम करेंगे। या भरपूर देन या भरपूर खनिज संपदा है, भरपूर जल संपदा है, अच्छी फसलें होती है, उसके बीच में युवा साथियों के साथ काम करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी और ये जी ने जो सेना पर जी, ये सब ये जो दिया है, जो बोला है, उसका कोर्ट निर्णय कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय करेगा उसको सब मानेंगे, और जो कहा गया है उसको तोड़ मरोड़ के परोसा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते। धन्यवाद। आजाद नगर थाना क्षेत्र में हाथ में चाकू लेकर डांस करते वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आजाद नगर द्वारा दोनों युवकों को पकड़ा गया और चाकू भी जब्त किए गए। मामले में संबंधित धाराओं में दोनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इंदौर के आजाद नगर इलाके में दो युवकों का चाकू लहराते हुए डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। वायरल वीडियो की जांच करते हुए आजाद नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवकों के पास से चाकू भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक वीडियो में नजर आ रहे दोनों युवकों की पहचान हुई। आरोपी खुलेआम सड़क पर चाकू लहराते हुए डांस कर रहे थे, जिससे इलाके में भय का माहौल बन गया था। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को चिन्हित कर हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है और उनके खिलाफ पहले से भी कुछ प्रकरण दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये आजाद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो सामने आया था। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इसको आइडेंटिफाइड किया गया था। इसमें एक व्यक्ति था जिसके पास हाथ में चाकू था और एक चाकू, और दो व्यक्ति अलग अलग थे और उन दोनों के हाथ में चाकू था। तो उसके बाद वो कर्तव्य दिखाते हुए एक दूसरे व्यक्ति से भी चाकू ले लिया और उसके पास से दो चाकू दिखाई दे रहे हैं। उस वीडियो में दो युवक भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में भीड़ आसपास घिरे हुए हैं। इस पर से इसमें थाना आजाद नगर में उनको आरोपियों को दोनों को आइडेंटिफाइड किया जाकर अरेस्ट कर लिया गया है और शोएब और साद जो कि इनके कब्जे से चाकू भी जब्त कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों पर हाईकोर्ट की तलवार लटक गई है। कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों को अपने मूल विभाग में वापस जाने के आदेश दिए हैं। ये सभी वे अधिकारी थे जो नेताओं की सिफारिश के बाद ग्वालियर नगर निगम में पदस्थ हो गए थे और उनकी नियुक्ति में शासन के नियमों की अनदेखी की गई थी। मध्य प्रदेश के तमाम विभागों की सूरत और सीरत बदल गई, लेकिन ग्वालियर नगर निगम के अधिकारियों के बारे में कहा जाता था कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट की तलवार ऐसी चली कि 61 अधिकारियों को अब अपने मूल विभाग में जाना ही होगा। कोर्ट ने माना है कि वे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो किसी न किसी सिफारिश के जरिए ग्वालियर नगर निगम के मलाईदार पदों पर नियुक्त हो गए हैं और उनकी नियुक्ति में शासन के नियमों की अनदेखी की गई। इसमें ग्वालियर नगर निगम की IAS कमिश्नर संगप्रिया भी शामिल है, लेकिन कोर्ट ने 15 दिन की राहत दे दी है जिससे कि निगम की व्यवस्था बनाई जा सके, यानी 15 दिन बाद निगम कमिश्नर को भी अपना पद छोड़ना होगा। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट में अनुराधा गुप्ता ने एक पशु चिकित्सक अनुज शर्मा के मामले को लेकर याचिका लगाई गई थी। यह पशु चिकित्सक नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी बनकर बैठे थे जो कि योग्य नहीं पाए गए। कोर्ट ने शुरुआत में यह भी पूछा कि जानवरों का डॉक्टर क्या मनुष्य का इलाज कर सकता है। इसके बाद जवाब में भी कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नगर निगम के उन तमाम अधिकारियों की जानकारी मांग ली जो इसी तरह प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे। हाईकोर्ट ने नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे सभी 60 कर्मचारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया है। साथ ही सभी को उनके मूल विभाग में भेजने का आदेश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम में नियुक्त आयुक्त पद पर शासन द्वारा IAS संगप्रिय की पदस्थापना आदेश को भी गलत ठहराया है। ऐसे में शासन 15 दिन के भीतर नगर निगम आयुक्त संगप्रिय का धारा 54 के तहत नया आदेश जारी करे, तब तक उनकी पदस्थापना भी मान्य नहीं होगी।
आपको बता दें कि अरुण मलाईदार पदों पर रहने के लिए क्यों सिफारिश से लगवा रहे हैं। कोर्ट ने अपनी जांच में पाया है कि कई अधिकारियों ने मंत्री तक की सिफारिश लगवाई है। आखिर ग्वालियर नगर निगम में पैसे की ऐसी कौन सी खान खुदी हुई है जहां नौकरी करने के लिए अधिकारी बड़ी बड़ी सिफारिश लगवाते हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए इस आदेश के दायरे में 4 एडिशनल कमिश्नर, सहायक आयुक्त, उपायुक्त भी आ गए हैं। कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है कि प्रतिनियुक्ति पर आए तृतीय श्रेणी के कुछ कर्मचारियों को सीधी भर्ती होने तक रोक सकते हैं और 8 महीने के भीतर सीधी भर्ती कराई जाए। तो आदेश दिया है कि नगर निगम के जो प्रतिनियुक्त पर आए थे 61 अधिकारी ये अपने अपने मूल विभाग में जाएं। साथ ही ये भी टिप्पणी की थी इसकी क्या वजह है कि ये लोग सिफारिश करवा के यहाँ आ जाती हैं। आपको क्या लग रहा है ऐसे अधिकारी क्यों नगर निगम की ओर आना चाहते हैं, क्यों रहना चाहते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सर्वप्रथम तो मैं हमारे न्यायालय की बहुत बहुत न्यायालय का धन्यवाद देना चाहता हूँ और क्योंकि उनकी वजह से हमारी नगर निगम ग्वालियर का स्वर्णिम दिवस आया है। इसको हम स्वर्ण दिवस इसलिए कह सकते हैं कि हमारी नगर निगम सारे मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश की यदि नगर निगम की बात की जाए तो सबसे यदि भ्रष्ट कोई नगर निगम थी वो है ग्वालियर नगर निगम। और ग्वालियर नगर निगम की जो भ्रष्टता के चर्चे थे उसके सबसे बड़े यदि केंद्र बिंदु थे तो वो 61 लोग थे। ऐसे 61 लोगों की वजह से इस नगर निगम की ये दुर्दशा हुई। इसमें भ्रष्टता के जो अब पेड़ लगे थे वो उनकी पूरी जड़ ऐसे ही लोग थे। मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों को न्यायालय ने हटा के इतना बड़ा ऑर्डर दिया है कि यहाँ के नगर निगम का एक जो रुपया यहाँ की जनता इकट्ठा करके इस नगर निगम को देती है यहाँ के विकास के लिए, अब वो पैसा अपनी जगह पे शायद लग जाए, क्योंकि अभी कुछ इसमें और भी कमियां हैं। ये मैं मानता हूं कि न्यायालय में और भी केस लगे हुए हैं। यदि ऐसे 1-2 फैसले और हो गए तो हमारे इस नगर निगम का सुधार हो जाएगा और हमारी जनता जो एक पैसा मेहनत की कमाई का इस नगर निगम को अपना इकट्ठा करके दे रही थी उससे यहाँ विकास हो पाएंगे। अभी तो स्थिति ये थी कि ले पवैया और दे पवैया। एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में अनुराधा द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ हेल्थ ऑफिसर जो डेपुटेशन पर अन्य विभागों से आए थे उनकी नियुक्ति को कहा गया था कि ये उस पद पर योग्य नहीं हैं क्योंकि ये वेटनरी हैं लोग हैं, लेकिन जहाँ जो निगम में लोग हैं वो मानव हैं। इस प्रकार पशुओं का डॉक्टर मानव का डॉक्टर नहीं हो सकता, इस संबंध में कहा गया था। और इतना इस बात पर से डिपार्टमेंट में उनकी नियुक्तियों को नहीं देखा गया और प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते रहे। इस कार्य के दौरान जब ये बात सामने आई तब इसकी याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इनकी डेपुटेशन की जो प्रक्रिया है और योग्यता के आधार पर 61 व्यक्तियों के विरुद्ध ये ट्रांसफ़र ऑर्डर डेपुटेशन का था वो क्वेश करते हुए उनको उसी डिपार्टमेंट में वापस जाने का आदेश किया गया। निगम आयुक्त संतप्रिय उनको लेकर भी टिप्पणी की है। हाँ, इसी कार्य के दौरान ये प्रश्न उठा कि जो निगम आयुक्त महोदय हैं उनको भी इसी प्रकार से शासन की बिना धारा 54 का उपयोग करते हुए वह भी नियुक्ति को चुनौती दी गई और इसी संबंध में शासन से जवाब मांगा तो इस प्रकार की प्रक्रिया की नोटशीट शासन के द्वारा ही नहीं दी गई, इसलिए शासन की कमी के आधार पर उनकी नियुक्ति को अब चुनौती दी गई है। अगर शासन सही प्रकार से काम करती तो उनकी नियुक्ति किसी प्रकार भी अवैधानिक नहीं होती। इस कारण उनकी नियुक्ति केवल शासन की लापरवाही के कारण ही प्रश्न चिन्ह हुई है, बाकी उनकी नियुक्ति के बारे में अन्य प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं किया गया। तो अभी फिलहाल क्या कहा है कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को? ये नियुक्ति का आदेश डेपुटेशन के बारे में कहा गया है और इस आदेश के खिलाफ ये निगम वगैरह सभी लोग डिवीज़न बेंच में WA फाइल करेंगे, जिसमें कि केवल मात्र कमिश्नर साहब की नोट शीट को प्रस्तुत न किए जाने के कारण समय अभाव या किसी कारण से इस कारण से वो उस बिंदु पर डिवीज़न बेंच में WA के तौर पर इस आदेश को चुनौती देंगे। एक और सवाल है कि इसमें जो अनिल दुबे हैं उनको भी लेकर कुछ टिप्पणी मिली है। जी, इसमें क्या है कि जो निगम की ओर से अन्य व्यक्ति की ओर से जो एफिडेविट पर जो उनका अपना नोटिस के बाद जवाब पेश करना होता है उसमें कुछ अनियमितताएं माननीय न्यायालय ने पाई
और उनसे उस अनियमितता से माननीय न्यायालय थोड़ा नाराज़ हुआ और नाराज़ होने पर उनके कार्य के आधार पर, जिससे कि निगम की छवि धूलित हुई है, इस कारण उनको विरुद्ध ये कहा गया है कि आप व्यक्तिगत रूप से और इस प्रक्रिया में जो जानबूझकर लापरवाहीपूर्ण तरीके से जो शपथ पत्र दिया है, उससे न्यायालय सख्त नाराज़ है और उस नाराज़गी के एवज में उनके लिए कहा गया है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जारी ड्रॉ की जाए, परंतु ये भी माननीय डिवीज़न बेंच के आदेश के अगेंस्ट WA में याचिका में जाएंगे। कौन जाएंगे? ये अनिल साहब भी जो जिनके खिलाफ ये किया है, तो हाँ वो अपने उसमें जवाब देंगे और अपनी इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, जो उनका अधिकार है, और डिवीज़न बेंच में इसकी अपील जरूर होगी। ठीक। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले के कुक्की में नहर भ्रष्टाचार को लेकर किसानों का धरना। किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब केवल आश्वासन नहीं, समाधान चाहते हैं। पहले भी 2 बार अधिकारी आश्वासन देकर धरना समाप्त करवा चुके हैं। 12 वर्षों से अधूरे पड़े नहर कार्य से असंतुष्ट किसानों ने अधिकारी के पहुंचने पर भी धरना समाप्त करने से किया मना। धार जिले के निसरपुर में किसानों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना किया जा रहा है, जिसको लेकर आज धरना स्थल पर पहुंचे अधिकारी के आश्वासन के बाद भी किसानों ने धरना समाप्त करने से मना कर दिया। ओमकारेश्वर परियोजना के तीसरे चरण की उप नहर 18 से जुड़ी और इससे जुड़ी माइनर नहरों की अधूरी खुदाई और 12 वर्षों से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से परेशान निसरपुर ब्लॉक के तीनों गाँव निसरपुर, कड़माल और कोठड़ा के किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। उनकी स्पष्ट मांग है कि जब तक विभाग या प्रशासन की ओर से कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज धरना स्थल पर पहुंचे SDO आलोक चौबे ने किसानों से चर्चा की। वह आश्वासन देते हुए गए कि आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हमने उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत करा दिया है और जल्द ही वहीं से मंजूरी मिलते ही आखिरी छोर तक नहर का कार्य पूर्ण कर पानी पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। इधर 12 वर्षों से अधूरी नहरें किसानों बेहाल। ओमकारेश्वर परियोजना के तीसरे चरण के तहत बनाई जा रही DY18 उप नहर और उनसे जुड़ी 3 माइनर नहरें निसरपुर क्षेत्र के 400 किसानों को 800 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा देने के लिए प्रस्तावित की गई थी। किसानों की भूमि अधिग्रहण कर उन्हें मुआवजा भी प्रदान दिया गया था, लेकिन नहरों की खुदाई का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इसके पीछे निर्माण एजेंसी की लापरवाही और बाद में ब्लैक लिस्ट किए जाने का कारण बताया जा रहा है। नहर निर्माण का कार्य पिछले 8 वर्षों से पूरी तरफ से ठप है, जिससे किसान गहरे संकट में। 2 बार पूर्व में भी धरने, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हुआ। किसान वासुदेव पाटीदार ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में किसान 2 बार इसी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। दोनों बार नर्मदा घाटी विकास और प्रशासन के अधिकारियों ने आश्वासन जरूर दिया था, लेकिन कुछ नाम मात्र की खुदाई कर कार्य को फिर से रोक दिया गया। इससे किसान अब बेहद आक्रोशित हैं और इस बार किसी मौखिक वादे के बजाय ठोस लिखित निर्णय की मांग किसान कर रहे हैं। धरना स्थल में बैठे जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष दिनेश पाटीदार और वासुदेव पाटीदार ने बताया, जब तक विभाग का प्रशासन लिखित में यह नहीं बताता है कि समस्या का हल और कैसे और कब निकलेगा, ये हमें नहीं पता। ये आप जाने, हमें तो कार्य पूर्ण चाहिए। जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, धरना समाप्त नहीं होगा। तो नहर परियोजना के तृतीय चरण DY18 के लिए धरना दिया जा रहा है। पूर्व में भी SDM के दौरे के समय आपके द्वारा चेतावनी दी गई थी। आज कुछ अधिकारियों का यहाँ पर आना हुआ, क्या आश्वासन देकर गए हैं और कब तक आपका धरना समाप्त होगा? आश्वासन तो हमें पिछले 4 वर्ष से दिया जा रहा है, मगर हम अब आश्वासन पे नहीं रहे। वर्तमान जब तक कार्य चालू नहीं होता है और विश्वसनीय एवं उच्च लेवल के अधिकारी जब तक हमें लिखित में कुछ नहीं देते हैं, तब तक हमारा धरना समाप्त नहीं करेंगे। आज अधिकारियों के द्वारा क्या बताया गया है? क्या अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि उच्च लेवल अधिकारियों के समक्ष आपकी सारी जो बातें हैं वो हमने रख दी है और आपसे जो रखा जाए वो आप भी रखिए। तो हमने भी बात करी है, मगर इनके द्वारा जो कार्य ये करेंगे, हमारे द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अभी धरने से आप भूल जाइए। हमने कहा नहीं, जब तक कार्य प्रगति पर नहीं चालू होगा जमीन पर, तब तक हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे।
हम धरना प्रदर्शन में किसानों से मिलने आए थे और किसानों को ये समझाइश देने आए थे जो अधूरे निर्माण कार्य रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी प्राक्कलन है विभाग द्वारा बना के जो है उसकी स्वीकृति ली जाएगी और उसके पश्चात किसानों के हित में ये नहर निर्माण किया जाएगा। उसके लिए विभाग भी किसानों के साथ खड़ा है और पूर्व में जिस भी कारण से नहर नहीं बन पाया वो कारणों को जो है पीछे छोड़ते हुए आगे जो है हम नहर निर्माण करें, किसानों को पानी दे, इस दिशा में जो है सकारात्मक प्रयास करेंगे। तो ये कब तक संभव है, क्योंकि किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं, किसानों ने धरना खत्म नहीं किया। किसानों की मांग है कि अभी आप लोग कार्रवाई प्रारंभ करें और हमको जो है आश्वासन जब पूर्णतः मिल जाएगा कि कार्य प्रारंभ हो गया है तत्पश्चात धरना समाप्त करेंगे। हमने समझाइश दी है कि हम विभागीय रूप से जो है इनका प्राक्कलन तैयार करके शीघ्र ही जो है प्रस्तुत करेंगे और स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार जिले से। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार जिले से। एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। खेत में काम कर रही एक गर्भवती महिला को अचानक आसमानी बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बदनावर तहसील ग्राम खिलेड़ी और सिलोदा गांव के बीच हुआ, जहां 25 वर्षीय सन्ना पति रवि मजदूरी करने खेत में गई थी। वहां खेत में प्याज उखाड़ने का काम कर रही थी। तभी अचानक मौसम बदला और तेज गरज के साथ बिजली गिरी। बिजली सीधे सन्ना पर गिरी और उसके मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए धार के जिला अस्पताल लाया गया, जहां महिला का पोस्टमार्टम कर 100 परिजनों को सौंपा जाएगा। महिला के परिजनों ने बताया कि सन्ना 5 महीने की गर्भवती महिला थी। इस हादसे के बाद पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो का बुरा हाल हो गया। मैं शिवम परमार, ग्राम खिलेड़ी। ये जो शव आया है यहाँ खिलेड़ी से आया है और ये सिलोदा खेत पे प्याज उखाड़ रहे थे, वहाँ बिजली गिरने के कारण इनकी मौत हो गई। इनका नाम सन्ना है। अच्छा, काई सलाह है यहाँ पे प्राइवेट कार से लेके आए हैं। अच्छा, महिला प्रेग्नेंट भी है क्या? हाँ सर। आपका नाम बताएं। शिवम परमार। इंदौर लोकायुक्त ने शहर के ही आजाद नगर इलाके के जोन 18 में रिश्वत लेते एक निगम अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मौके पर पहुंचे ट्रेन फरियादी की शिकायत के बाद कार्यवाही करते हुए रिश्वत लेने वाले पर कार्यवाही की है। बता दें कि डीएसपी लोकायुक्त ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक संजय सिंगोलिया पिता श्री अर्जुन सिंगोलिया उम्र 40 वर्षीय निवासी 38 चिस्निस का पूर्वा लाल रामनगर इंदौर, अनावेदक संजय वेद ऑफिस अधीक्षक जोन क्रमांक 18 3 इमली इंदौर। आवेदक वर्ष 2008 से जुलाई 2024 तक जोन क्रमांक 11 जोन क्रमांक 18 वार्ड क्रमांक 63 नगर निगम इंदौर में मास्टर ड्रेनेज कर्मी के रूप में कार्य करता रहा। दिनांक 18/7/2024 को आवेदक को सिद्धार्थ जैन अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर के आदर्श से कार्यमुक्त कर दिया था। उपायुक्त नगर निगम इंदौर में दिनांक 13/5/2025 को आदेश कर आवेदक को पुनः जोन क्रमांक 18 में ड्रेनेज कर्मी के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश को लेकर आवेदक जोन क्रमांक 18 पर ऑफिस अधीक्षक संजय वेद से जाकर मिला तो उनके द्वारा नियुक्ति के बदले 20,000 की मांग की गई। आवेदक के निवेदन करने पर 15,000 में राजी हो गए हैं।
एवं 5,000 उसी दिन आवेदक से ले लिया और आवेदक से कहा कि जब तक बचे हुए पैसे नहीं दोगे तुम्हें नियुक्ति नहीं दूंगा, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा श्री राजेश सहाय पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर आज दिनांक 21/5/2025 को ट्रेप दल का गठन किया गया और आरोपी को वर्ल्ड कप चौराहा पुल के नीचे आवेदक को फोन लगाकर बुलाने पर आवेदक से शेष बची रिश्वत राशि 7,000 लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। ट्रेप दल सदस्य कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक आनंद चौहान, निरीक्षक राहुल गजबीए, आरक्षक आदित्य साहू भदौरिया सहित कई लोग मौजूद रहे। लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई की गई, कहाँ आपको शिकायत की थी, किसके खिलाफ शिकायत की थी, क्या पूरा मामला है? सर मैं 2008 से 2024 तक ड्रेनेज बेलदार हूँ। मुझे बंद कर दिया था 1 साल के लिए और अभी 2025 में वापस काम पर लिया गया और वहाँ से आदेश हुआ नगर निगम से, तो मैंने आकर इनको दिया। इन्होंने बोला तुम्हें वार्ड में कर देंगे, 15,000 रुपये लगेंगे। और इन्होंने मुझे मैंने इनको कल पहले 5,000 रुपये दिए थे, फिर कल 3,000 रुपये दिए और आज 7,000 रुपये दिए इनको। इन्होंने बोला था कि यहाँ पर आकर दे दो, तो मैंने इनको पैसे दिए। और मैं ड्रेनेज बेलदार हूँ मास्टर घर में, वार्ड में करने के लिए इन्होंने मेरे से पैसे लिए। और फिर आपकी शिकायत किसके बाद कार्रवाई? फिर मैंने शिकायत करी, फिर कार्रवाई। आपका परिचय? मेरा नाम भरत सिंगोलिया है, मैं ड्रेनेज बेलदार हूँ। बहुत शुक्रिया। कार्रवाई की गई, कहाँ की गई, कौन फरियादी है और किस तरीके कितने की रिश्वत? हाँ, ये फरियादी संजय सिंगोलिया जी हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। ये नगर निगम के जोन क्रमांक 18 में 2008 से 2024 तक मास्टर कर्मी ड्रेनेज के रूप में काम कर रहे थे। 2024 में इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। बाद में 2025 में फिर इनकी सेवाएं वापस ली गई। तो जब सेवाएं ली गई तो ज्वाइनिंग के लिए जो यहाँ पर जोन 18 में ऑफिस असिस्टेंट हैं श्री संजय वैद, वो उनसे 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। तो फिर इनकी आपस में 15,000 रुपये में बात हुई। 5,000 रुपये पहले ले लिए थे फरियादी से इन्होंने और 3,000 रुपये कल लिए थे। इन्होंने लोकायुक्त ऑफिस में शिकायत की कि सर मैं पैसे नहीं देना चाहता हूँ। तो लोकायुक्त एसपी महोदय ने एक ट्रैप दल का गठन किया गया। तो आज जो है ऑफिस असिस्टेंट संजय वैद को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। आपका परिचय? आनंद चौहान, डीएसपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि ग्वालियर से आ रही है। ग्वालियर में नगर निगम आयुक्त सहित 61 अफसरों का तबादला, प्रतिनियुक्ति आदेश किया निरस्त। निगम में पशु चिकित्सक को स्वास्थ्य अधिकारी के पद से हटाने की लगाई थी याचिका। नगर निगम आयुक्त सहित 61 अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग में भेजने का दिया आदेश। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने सभी का तबादला, प्रतिनियुक्ति आदेश किया निरस्त। कोर्ट ने माना कि इन सभी के नियम विरुद्ध तरीके से ग्वालियर निगम में किया गया पदस्थ। प्रदेश में पहली बार जब किसी निगम में इतने बड़े स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों को एक ही दिन में उनके मूल विभाग में भेजने का दिया आदेश।
खबर भोपाल से आ रही है। प्रधानमंत्री का 31 मई को मध्य प्रदेश दौरा होने वाला है। अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान पीएम मोदी भोपाल में महिलाओं की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर शासन और पार्टी स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यक्रम स्थल जम्बूरी मैदान पहुंचे। यहां जारी तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ मंत्री कृष्ण गौर, विश्वास सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, भोपाल सांसद आलोक शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। पीएम की सभा में जम्बूरी मैदान पर 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर नारी सशक्तिकरण की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। गोविंदपुरा ये ऐतिहासिक स्थल एक बार नया रिकॉर्ड बनाएगा। फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में महारानी अहिल्याबाई का अंग्रेजी तिथि के हिसाब से 31 तारीख का उनका जन्मदिन जयंती वर्ष है और इस वर्ष के अवसर पर हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर के अहिल्या उत्सव के पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी किया है। उनकी कार्यक्रम की रचना चालू की है। हम सब ने भी निर्णय किया कि अहिल्या माता का सुशासन के साथ एक वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रों में उनका योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान नारी सशक्तिकरण के लेकर भी है। नारियों के स्वावलंबन, उनके जीवन में अपने हाथ से वो अपना स्वरोजगार पाएं, आमदनी बढ़ाए, अपने घर में आर्थिक रूप से उनकी सम्मान बढ़े। इस नाते से हमने प्रदेश भर के खास करके स्वयं सहायता समूह जिनमें लखपति दीदियों की एक तरह से स्थिति आ गई है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री का सपना है कि हमारी बहन बेटियां लखपति बने, और उस नाते से 350 से ज्यादा समूह के उनके उस तरह के लोगों को भी लेकर के इसी प्रकार से उद्यमशीलता में अलग अलग प्रकार की हमारी बहन बेटियां माताएं जो काम कर रही है उनके अपने कामों का भी प्रदर्शन करते हुए एक बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख बहनों का बड़ा आयोजन 31 तारीख को यहाँ भोपाल में हम करने वाले हैं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प का भी एक प्रतिध्वनि आएगी जिसमें उनने महिला, किसान, युवा, गरीब चारों पिलर्स पे जो बात की है, और ऐसे में बहनों को लेकर के अहिल्या माता के जन्म जयंती से अच्छा बेहतर कौन सा समय हो सकता है। हमें इस बात का मन में संकल्प भी है कि हमारी अपनी खासकर मध्य प्रदेश के अंदर बहन बेटियों को लेकर जो संवेदनशीलता है, जो भावना है, और सरकार ने अपने कामों के बलबूते पर यह विश्वास भी बनाया है कि हम नर और नारी में हमारी जो आदिकाल की सनातन पद्धति है हम अंतर महसूस नहीं करते हैं, और उसी आधार पर ये उसका परिलक्षण करते हुए बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के इस पूरे आयोजन के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद खजुराहो हमारे साथ मौजूद है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, वो अपनी पूरी पार्टी के साथ, हम बाकी भी सभी वर्गों के साथ जुड़ते हुए आज के इस आयोजन में हम यहाँ व्यवस्था देखने भी आए, प्रबंधन भी कर रहे हैं। और जैसा हमारा भोपाल हर बार एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, हमने पिछले फरवरी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में GIS कराते हुए औद्योगिकरण का एक बड़ा अभियान जो बीते 1 वर्ष तक चलाया था, उसका विश्व स्तर पर बड़ा कार्यक्रम किया था। उसी तरह का कार्यक्रम ये बहनों को जोड़ करके अहिल्या माता की जयंती के अवसर पर जोड़ के कर रहे हैं। यहाँ कई प्रकार की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें अच्छे जो अनुभव आए उन अनुभवों का संकलन भी होगा। हमारी सरकार के भी विभिन्न विभागों में जो बहनों की बेहतरी के लिए जन कल्याण के काम चल रहे हैं, जो अलग अलग प्रकार से छोटे हमारे रेहड़ी वालों से लगा करके लघु कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री, साथ ही साथ हमने जो स्वयं सहायता समूह के भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बड़े ग्रुप को उद्योग में परिवर्तित कराएं। और सभी क्षेत्रों में जब हम अपने किसानों की तरफ से भी बात कर रहे हैं तो कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में कृषि आधारित जो नए उद्योग लगे उसमें भी बहनों की जन भागीदारिता हो, वो उसमें सहभागी हो। और साथ साथ जब हम दूध उत्पादन पे भी बढ़ रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी स्वयं सहायता समूह अपनी गौशाला चलाए, दूध उत्पादन बढ़ाए। हमारे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में कृषि आधारित उद्योगों के लेकर के बागवानी से लगा करके पशुपालन तक सब क्षेत्रों में, मछली पालन में भी हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें आगे आए। हर क्षेत्र में हमारे अपनी बहनों के लिए रोजगार के अवसर बने, उनकी जीवन की आर्थिक स्थिति बेहतर से बेहतर बने, इस दिशा से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, हमारी सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं पहले उनको बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक कैबिनेट कल जो इंदौर के अंदर हुई है, जिन बातों का उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया, उन सारी बातों को देवी अहिल्याबाई होलकर के उस सुशासन को परिलक्षित कल की बैठक में जो हुआ है और उन्होंने जो जो काम किए उनकी परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए, चाहे वो अद्वैत लोक हो या फिर हमारी बहनों के लिए इंदौर के अंदर 100 करोड़ की जो प्रावधान किया है कि अहिल्याबाई होलकर लोक बनाने के लिए इंदौर के अंदर काम होगा, 2200 करोड़ का प्रावधान वहां पर किया है ओमकारेश्वर के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी का कंसेप्ट, ये समग्र विकास के लिए मध्य प्रदेश को एक नई सौगात, नया विचार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार भी करता हूं। और हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर 300वीं जयंती देवी अहिल्याबाई होलकर की मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और लाखों की संख्या में 2 लाख से ऊपर बहनें स्व सहायता समूह की यहाँ पर उपस्थित होंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी मध्य प्रदेश की इस काम में आज से ही जुट गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की परिकल्पना दी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और ताकत देकर के हमारी सरकार का प्रभावी भूमिका और कार्यक्रम, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका बने, तो प्रत्येक स्तर से, नीचे लेवल से कार्यकर्ता लगेंगे सरकार के साथ सहयोग में और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियां भी अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कैसे हम महिलाओं के सशक्तिकरण पर भोपाल को महिलाओं की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका बने, ये हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत भोपाल के अंदर। सिंदूर ऑपरेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का पब्लिकली बड़ा कार्यक्रम भोपाल के अंदर है। उसी आधार पर जैसे सिंदूर में सेनाओं ने इतिहास बनाया है, प्रधानमंत्री के स्वागत में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटेगी और इतिहास बनेगा। चलो, धन्यवाद। धार जिले के आखिरी छोर पर बसे कुक्षी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आधार अपडेट के नाम पर एक बार फिर जनता को परेशान होते देखा जा रहा है। कुक्षी अनुविभागीय कार्यालय के पास बने लोक सेवा केंद्र में रोजाना आधार में अपडेट जैसे मोबाइल नंबर, सरनेम, नाम वेरिफिकेशन के नाम पर पिछले 10 दिनों से क्षेत्र के गरीब आदिवासी मजदूर अपने आधार अपडेट को लेकर परेशान हो रहे। सुबह लगभग 7 बजे से क्षेत्र की जनता लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी के इंतजार में दिन भर खड़ी रहती है। एक तरफ जहां घर के अंदर बिना कूलर पंखे के नहीं रह पा रहे और यहां इस गर्मी में तेज धूप में लाइन में लगकर टोकन का इंतजार कर रहे हैं। इधर लोक सेवा केंद्र में बैठे अंशुल पाटीरा का कहना है कि हमारे पास एक आईडी है जिसमें मात्र 50 आधार कार्ड अपडेट होते हैं। अब भीड़ रोजाना बढ़ती जा रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अधिकारी एक आईडी का अप्रूवल कर दे तो लगभग दिन भर में 100 लोगों को वेरिफिकेशन सत्यापन हो जाएगा। इधर सत्यापन नहीं होने से राशन दुकानों पर राशन मिलना बंद हो गया, जिसके चलते लगातार भारी भीड़ हो रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन आखिर इस तपती धूप गर्मी में परेशान जनता के लिए क्या व्यवस्था करती है। ब्यूरो रिपोर्ट आशुतोष सैन की। राजन भैया, यहाँ काफी लोग कई दिनों से लोक सेवा केंद्र के बाहर आधार अपडेट के नाम से परेशान हो रहे, क्या पूरा मामला? लोक सेवा केंद्र मात्र कुक्षी तहसील में एक है। 122 पंचायत के लोग इसी केंद्र पे आ रहे हैं और उसके कारण अब अपडेट कराना तो कंट्रोल में उनको गेहूं मिलेंगे मजदूरों को, और किसानों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनके अपडेट हो जाएंगे तो उनकी राशि चलेगी। प्रधानमंत्री राहत कोष की या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वाली सब सब्सिडियां टोटल बंद हो गई है। मेरी मांग है मुख्यमंत्री से केंद्र अधिक से अधिक खोला जाए और इनकी समस्या तत्काल हल करा जाए। इससे पहले भी कई बार शासन ने आधार अपडेट और केवाईसी के नाम पर गांव-गांव में पंचायतों में जो कार्य दिए थे कि अब तक वो पूर्ण नहीं हो पाए। कारण ये हुआ कि सचिव और सरपंच गांव में जाके किसी को ढूंढी पिटवाई नहीं और उन लोगों को बुलाया गया नहीं, जिसके कारण लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 10-10 दिन हो गए अभी अब तक नहीं यहाँ के मजदूरी छोड़ के लोग आ रहे हैं। यहाँ पे क्या यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है तहसील स्तर का, उन्होंने कभी निगरानी रखी नहीं ग्राम पंचायतों में जाके कि अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज तक उनसे जानकारी तक नहीं मांगी। शिविर लगाया गया तो शिविर में भी लगाया गया, घर उन लोगों को पूछा नहीं गया और न बुलाया गया लोगों को वहाँ पे।
क्या लगता है इस समस्या का समाधान? ये समस्या का समाधान यहाँ के जो अधिकारी है तहसील स्तर के और जिला स्तर के अधिकारी ये बैठ जाए और सचिव स्तर पे दबाव डाल के पंचायत स्तर पे कार्य करवाया जाए तो तत्काल ये समस्या हल हो सकती है। ये माननीय मुख्यमंत्री से मेरी मांग है, तत्काल धार जिले के अंदर दबाव डाला जाए तो तत्काल बुला के गाँव के पंचायत में कराया जाए ये काम। घुस जाए सुबह से दूसरे बाहर से आते तो दूसरे घुस जाते। 3 दिन है कोतराक दौड़ जा मजदूर मानस काम कर दे कि रोजियान दौड़िया करसु तो खासु गाय आज नंबर नहीं लगे कहीं पछा जात। हां पछा जात रहो जड़े आज न चला जात रहो जे कतरा दाड़ा है क्या ये? 3 दिन है क्या दौड़ते तो पालाओ जो कोई दे और जावा और पालाओ जो कोई दे और जावा कतरा रही रे अपडेट करो। हमरा 3 जना रही हाल तक करानो छन और पूरा गांव में अपडेट या कुक्सी का हम यह आधार अपडेट के नाम पर लोक सेवा केंद्र में कई दिनों से काफी भीड़ लग रही है और अभी भी लोग सुबह से लाइन में लगे 7 बजे से लगभग लाइन में लगे हैं। 50 टोकन उन लोगों को दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? सर दिन भर में आधार ही सर 50 बन पाते सर, 7 साढ़े 7 बज जाती सर इनको ये कंप्लीट करने में। सर ज्यादा जितने बने उतने लेते हैं सर, ज्यादा नहीं लेते हैं, फिर समस्या होती है, फिर लोग शाम को फिर चिल्लाते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ करके सर। लोग यहाँ लगभग 8-10 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और यहाँ लाइन में खड़े हो रहे हैं सुबह से। तो कितने सेंटर है कुक्षी के अंदर? सर अभी तो है लोक सेवा में है और एक सर उधर पुलिस थाने के आगे है सर। तो इन लोगों के लिए जो बाकी लोग बच जाते हैं जिनको टोकन नहीं मिलता वो लोग फिर कल फिर आएंगे? सर अब दूसरा सर अब जितने बने उतने ले रहे, बाकी सर अब क्या कर सकते हैं अपन। प्रहलाद पटेल ने दिया लव जिहाद और मंत्री विजय शाह पर बड़ा बयान। अलीराजपुर जिले के लिए सौगातें व विकास बात कही। अलीराजपुर के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेश के लोकप्रिय नेता और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने विभाग से संबंधित जुड़ी योजनाओं पर मीडिया से चर्चा की। उनके साथ रेस्ट हाउस पर अलीराजपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और भाजपा के जिलाध्यक्ष भी मौजूद थे, जहां उन्होंने प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जिले के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को भी जाना। अलीराजपुर झाबुआ के विकास पर उन्होंने कहा कि लगातार यहां सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, वहीं नर्मदा के जल से लबालब इस जिले में विकास की गाथा लिखी जाएगी। वहीं मंत्री कुंवर विजय शाह के विवादित बयान पर भी बचते नजर आए और कोर्ट का हवाला दिया। वहीं लव जिहाद पर सामाजिक स्तर पर कार्य करने का बोले। उसके बाद वे अलीराजपुर में मंच सम्मेलन में भाग लेकर झाबुआ के लिए रवाना होंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल भावसार और आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल। प्रदेश के लोकप्रिय नेता एवं ग्रामीण एवं विकास कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद पटेल एक दिवसीय अलीराजपुर दौरे पर आए हैं। कल इंदौर में जो अहिल्या माता की जो जयंती, रजत जयंती 300 वर्ष जो पूरे हुए हैं, उसके बाद जो कैबिनेट की मीटिंग राजवाड़ा पर रखी गई थी, उसके बाद सीधे ही अलीराजपुर के दौरे पर वे आए। रात्रि में उन्होंने रेस्ट हाउस पर विश्राम किया और जब सुबह पत्रकारों से वे मुखातिब हुए तब उन्होंने अलीराजपुर और झाबुआ जिले के लिए जो नई सौगातें देना थी उस विषय में चर्चाएँ की। उन्होंने बताया कि अलीराजपुर और झाबुआ जिला ट्राइबल जिला है जो विकास से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन मुख्यधारा में रहते हुए उसको कैसे आगे ले जाना है। उन्होंने जल संवर्धन के लिए तालाब, नदी, सरोवर, जो नदियां हैं उनको मिलाने की बात की, उनकी साफ सफाई की बात की। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो जल संवर्धन को लेकर जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है। आगे उन्होंने सड़कों के जाल को लेकर बात की कि किस प्रकार से सड़कों का जाल अलीराजपुर और झाबुआ जिले में हमको बिछाना है। ग्रामीण स्तर को लेके उन्होंने बात की कि किस प्रकार से जो जनसंख्या है उसके मुताबिक लोगों के विकास की बातें भी उन्होंने की। एक और जहां जो प्रदेश में अभी विवादित बयान जो कैबिनेट मंत्री हैं कुंवर विजय शाह, उनके बयान को लेकर वो काफ़ी बचते नजर आए। वहीं लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने सामाजिक स्तर से इस मुद्दे को निपटने की बात की और आगे जो उन्होंने कहा वो पूरी विस्तृत चर्चा देखिए सिर्फ शहर क्राइम डिजिटल पर मेरे साथ, मेरे सहयोगी सुमित मारोठिया के साथ मैं विशाल भावसार, शहर क्राइम डिजिटल। मर्दन अभियान जिसमें खेत तालाब, अमृत सरोवर, पुराने कुआं, बावड़ी, नदियाँ, इन 3 की स्वच्छता और 2 नए निर्माण मध्य प्रदेश सरकार ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तय किया कि खेत तालाब समय सीमा के भीतर बरसात के पूर्व बन जाए और वो इस जिले ने नंबर 1 पर सफलता अर्जित की है। मैं बधाई देता हूँ अलीराजपुर को। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसके लिए माननीय नागर सिंह जी पिछले 1 साल से लगातार
मुझसे, भारत सरकार से हम दोनों भी गए, लेकिन उसका समाधान अभी जब मैं शिवराज जी से मिला तो मिला, इसलिए मैंने आज एक बड़ी बैठक यहाँ पर रखी थी प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर। उनकी जो चिंता थी वो जायज़ चिंता थी कि फलिए जितने हैं वो जुड़ जाएं। तो दो चीज़ बातें जो आपके भी ध्यान में आनी चाहिए कि पहले राजस्व ग्राम हैबिटेशंस को माना जाता था, अब वो अनिवार्यता नहीं है क्योंकि ये शेड्यूल 5 का जिला है, इसलिए वन ग्राम भी होंगे तो भी वो कनेक्ट होंगे। इसका दूसरा लाभ ये है कि बाकी जगह पर 500 की आबादी के गांव जुड़ेंगे, लेकिन अलीराजपुर, झाबुआ और धार का एक ब्लॉक छोड़कर इन सब में 250 की आबादी के गांव उसमें उस प्रधानमंत्री सड़क से जुड़ जाएंगे। और उसका परिणाम ये है कि लगभग 700 के आसपास की कनेक्टिविटी तय हुई है। साथ में ये भी तय हुआ है कि जो मैपिंग होगी, जो माननीय मंत्री जी ने बताया है, उस आधार पर कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, हमारे सीएनसी प्रधानमंत्री सड़क योजना के, हमारे सारे जीएम, उनने बैठकर जो सहमति बनाई है, हमें विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इस पर अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। पहले चरण में 500 से ज़्यादा गांव हैं, दूसरे चरण में 700 के आसपास है। तीसरी बात है कि इंटर कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी ये महत्वपूर्ण है, उस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। जिस पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोनों जन भारत सरकार के पास जाएंगे। अब जलगंगा संवर्धन अभियान में क्योंकि मैं नदियों के उद्गम पर जा रहा हूँ, तो कल मैंने 60 की संख्या पार कर ली है। पिछली बार मैं 32 नदियों के उद्गम पर गया था, इस बार 31 नदियों के उद्गम पर जा चुका हूँ। आज अलीराजपुर की अनास नदी, उस पर जाऊँगा, फिर झाबुआ की एक नदी है और उसके बाद फिर मैं मंदसौर जाऊँगा। कोशिश ये है कि अगर ये छोटी नदियाँ बारहमासी होंगी तो बड़ी नदियों को उसकी ताकत मिलेगी। ये सब नदियाँ नर्मदा में मिलती हैं और मैं नर्मदा का परिक्रमावासी होने के नाते मानता हूँ कि नर्मदा में जल इन्हीं से जाता है। तो ये स्रोत जीवित रहे, बारहमासी रहे, ये संकल्प है और इस सब में आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। माँ नर्मदा से आपका भावनात्मक जुड़ाव रहा है और नागर सिंह जी का भी जुड़ाव रहा है उससे। 18 करोड़ रुपए की एक नई परियोजना स्वीकृत हुई है, कैसे देखते हैं? नागर सिंह जी बताएंगे। वो तो रोज बोलते हैं इस पर, आज आपको मैं सुनना मतलब कैसे देखते हैं जुड़ाव को? 169 गांव सिंचाई के लिए जुड़े हैं। देखिए, नागर सिंह जी की हमेशा कोशिश होती है कि सार्वजनिक हित के काम हों। अलीराजपुर की भौगोलिक स्थिति बड़ी भिन्न है, उसमें योजनाओं का आना, उनकी पूर्ति होना निश्चित रूप से लाभदायी होगा। और मैं मानता हूँ वनांचल का ये क्षेत्र जो नर्मदा के बैकवाटर से इतना लबालब भरा हुआ है, पानी है, लेकिन हम किसान तक और पीने के पानी को सुरक्षित तौर पर पहुंचा सकें, उसकी ये बेहतरीन कोशिश है। खेतों की प्यास भी बुझेगी, लोगों की प्यास भी बुझेगी। आपने कहा नर्मदा के परम भक्त माता रानी के हमने देखा है, लेकिन नर्मदा परिक्रमा वासियों को कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नदी नालों से पैदल गुजरना पड़ता है, नाव से, तो कुछ ऐसे सुगम रास्तों की व्यवस्था करेगी क्या आपकी सरकार? उस पर हाँ, उस पर काम चल ही रहा है। अभी मैंने वृक्षारोपण के लिए 247 स्थान आइडेंटिफाई किए, जिसमें एक अलीराजपुर का भी है। अभी कुछ सांसदगणों ने, विधायकों ने दिए हैं, मैंने कल भी पूछा था। तो हम कनेक्टिविटी के लिए पुल, रहने के लिए रेवा आश्रय स्थल, ये लगातार इस पर मैपिंग कंप्लीट हो गई है, पैसा भी हमारे पास है। हम 2-2 जिले करके कंटिन्यूस करके इसको पूरा करेंगे। बढ़ते जा रहा है, इंदौर, भोपाल, देवास, सब जगह देखने को आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कोई सख्त कानून क्यों नहीं बना रहा कि लव जिहाद को रोका जा सके? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सख्त कदम उठाने की समर्थक है, उठाती रही है। आप सबका सहयोग चाहिए और ये एक ऐसा सामाजिक विद्वेष है, रोग है, जिस पर हम सबको मिलकर सजगता का भी परिचय देना चाहिए, कठोरता का परिचय भी देना चाहिए। कानून के अलावा हमारी जागरूकता महत्वपूर्ण है। ठीक है साहब, धन्यवाद। अब हो गया ना, अब मंत्री। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि वर्तमान में आपके ही मंत्री, सहमंत्री, मतलब कैबिनेट मंत्री विजय शाह का एक बयान इस वक्त विवादित बयान है, उसको लेके पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। इस पर कोई टिप्पणी करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। न्यायालय ने के निर्देश पर सारी चीज़ें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इस पर कोई बहस की ज़रूरत है।
अमृत भारत स्टेशन योजना ने शाजापुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदल दी है। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना के तहत देश भर में विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसमें शाजापुर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। जिले के अन्य रेलवे स्टेशन भी इस योजना में शामिल है। इस योजना से स्टेशन की तस्वीर बदल कर रख दी है। स्टेशन पर अब यहाँ अत्याधुनिक सुविधा युक्त नवीन भवन बनाए गए हैं। एयरपोर्ट की तरह दिखाई देने लगा है। यहाँ आकर्षक विद्युत साज सज्जा करने के साथ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। योजना के तहत स्टेशन पर लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए गए हैं, जो कि 90% हो गए हैं। 10% कार्य शेष रह गया है। शाजापुर रेलवे स्टेशन अब न सिर्फ देखने में हाईटेक लग रहा है, बल्कि ये यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए सुविधा उपलब्ध है। योजना के तहत जिले के अन्य स्टेशन पर भी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। 13 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन की पूरी तस्वीर बदल दी गई है। वेटिंग रूम बनाए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को रेल का इंतजार करने के लिए परेशान न होना पड़े। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए पर्याप्त आरामदायक चेयर और बेंच लगाई गई है। पैदल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया गया है। इसके जरिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचना आसान हो गया है, जबकि पहले रेल पटरी पार करके जाना पड़ता था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ऊंचाई भी बढ़ाई गई है, जिससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ना और उतरने में परेशानी नहीं होगी। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शाजापुर स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत नवीनीकरण किया गया है, जिसमें यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान रखा गया है। जिसके अंतर्गत उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय, जनरल प्रतीक्षालय, वाटर कूलर, डिस्प्ले बोर्ड और यात्रियों के लिए सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाई लेवल प्लेटफॉर्म किया गया है, जिससे पूरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ सके। रहेगी क्या यात्रियों के लिए क्या क्या सुविधा बढ़ाई गई है, क्या कहेंगे? शाजापुर स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत नवीनीकरण किया गया है, जिसमें यात्रियों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान रखा गया है। जिसके अंतर्गत उच्च श्रेणी प्रतीक्षालय, जनरल प्रतीक्षालय, वाटर कूलर, डिस्प्ले बोर्ड और यात्रियों के लिए सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हाई लेवल प्लेटफॉर्म किया गया है, जिससे पूरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ सके। और इसके तहत और सुविधाएं जैसे दिव्यांगजनों के लिए शौचालय और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये मूलभूत सुविधाएं, जिसमें टू व्हीलर पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग और रैंप बनाई गई है, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उद्घाटन कब? और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी 22 मई को करेंगे। अभी 25-26 में लगभग 15,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है इन कार्यों के लिए। इसके साथ ही लगभग 1 लाख करोड़ के वर्क ऑलरेडी मध्य प्रदेश के स्टेशन भारतीय रेलवे के जो स्टेशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, इनमें ऑलरेडी चल रहा है। 2023-24 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1000 स्टेशनों को अमृत भारत स्कीम के तहत डेवलप करने की जो परियोजना बनाई थी, ये जानकर खुशी होगी कि उसमें से 103 स्टेशनों का लोकार्पण अभी 22 मई 2025 में किया जा रहा है। तो इसमें से 6 स्टेशन मध्य प्रदेश के हैं। उसमें से एक शाजापुर भी है। शाजापुर में सर्कुलेटिंग एरिया, सेपरेट 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग, एंट्रेंस, पोर्च, इसके साथ ही दिव्यांगजनों से संबंधित जो भी सुख सुविधाएं हैं उनको प्रदान किया गया है। साथ ही